दोस्तों नमस्कार। आइए आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत यानी कि मांग का सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। तो मांग का सिद्धांत ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है, तो इसे हम एक बार में तो अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यदि एक बार में अध्ययन करेंगे तो इसमें जो है वो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप जो है वो फॉलो करेंगे। और यहाँ पर हम सबसे पहले मांग क्या होती है उसे देखेंगे, फिर मांग के प्रकार कितने होते हैं उसे देखेंगे, और मांग फलन क्या है इसे देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा यही करते हैं कि मांग क्या है, यानी कि व्हाट इज द डिमांड। डिमांड ये होती है कि डिमांड को के लिए हमारे मानव जाति में ही ये एक फेनोमेना पाया जाता है, यानी कि अन्य पशु जो है उनमें कोई मांग नहीं होती है, यानी कि उनकी इच्छा जो खाने की होती है वो मिल जाए तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं। लेकिन मानव समाज चूंकि इस समाज में रहता है और एक दूसरे पर आश्रित है, तो इसलिए उसने मांग भी है और उसमें कई तरीके की बाजारें भी लगती हैं। तो बाजारें लगती हैं तो बाजारों का अध्ययन करने के लिए मांग की अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। यदि आप कोई भी बिजनेसमैन हैं या कोई दुकान चलाते हैं तो आपको ये पता नहीं है कि मांग किस तरीके की है और कैसी मांग है, तो आप कैसा सामान खरीदेंगे, क्योंकि आप बिजनेस में सफल ही नहीं हो सकते। तो बिजनेस में सफल होने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको मांग, यानी कि जहां आप दुकान खोल रहे हैं उस क्षेत्र की मांग, जिस जगह पर दुकान खोली है उस जगह की मांग, या जिस गांव में दुकान खोली है उस गांव की मांग के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों मांग पहले हम देखते हैं कि मांग क्या है। तो मांग को हम यहाँ पर 3 भागों में अध्ययन की सुविधा के लिए कर लेते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने जब मांग का नियम दिया, यानी मांग के बारे में जब चर्चा की, तो सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो यहाँ पर 3 तरीके के जो विचार आए हैं उन सबको हमने अलग अलग लिख लिया है। तो पहला विचार जो है वो मांग बताता है कि एक प्रभावपूर्ण इच्छा संदर्भ में, यानी कि एक प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में मांग क्या होती है, इसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है वो मांग मूल्य के संदर्भ में और मांग कीमत व समय दोनों के संदर्भ में। तो इस तरह से हम इसका 1, 2 और 3 तरीके से जब हम इसे देख लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा कि मांग किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमने एक अर्थशास्त्री का नाम लिख लिया है, यानी कि पेंशन के शब्दों में, यानी पेंशन ने क्या कहा था उसे हमने यहाँ पर लिखा है कि पेंशन ने बताया था कि मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। यानी इच्छा तो है, इच्छा मांग नहीं हो सकती है, लेकिन मांग इच्छा कब मांग बनती है, जबकि इच्छा प्रभावपूर्ण हो जाए, यानी इफेक्टिव डिमांड हो जाए, तब वो डिमांड जो है वो मांग बन जाती है। तो यदि कोई मनुष्य इच्छा करता है कि हम मोटरसाइकिल खरीदेंगे, लेकिन मोटरसाइकिल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है या उसके पास धन नहीं है, तो वो मांग नहीं होगी। हाँ, यदि उसके पास धन है मोटरसाइकिल खरीदने के लिए और फिर भी वो मांग नहीं होगी, उसका धन बैंक में जमा है, यानी बैंक में किसी ने 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं और वो फिक्स में जमा है और उससे मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, और आवश्यकता है यानी कि जब उसे मोटरसाइकिल की इच्छा करेगा तब उसकी वो इच्छा आवश्यकता में बदल जाएगी, यानी कि अब उसे जरूरत है मोटरसाइकिल की, लेकिन जब तक वो मांग नहीं बनेगी, अभी इच्छा आवश्यकता बन जाएगी, लेकिन मांग कब बनेगी, मांग जब बनेगी कि जब वो रुपये 1 लाख उसके पास हो और वो उन रुपयों को खर्च करना चाहता हो, यानी कि वो कहीं पर पहुंचकर और उन रुपयों को खर्च करने की इच्छा रखता हो और उन खर्च करने के लिए तत्पर हो। तो ये मांग के यहाँ पर 3 जो है वो तत्व निकल कर आए हैं, यानी कि मांग केवल एक प्रभावपूर्ण इच्छा है। इसमें क्या है, वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा जो है वो मांग है, लेकिन इच्छा से ही मांग नहीं होगी, क्योंकि उसे खरीदने के लिए साधन भी होना चाहिए। यदि किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु को खरीदने के साधन हैं, यानी कि कोई अगर कार खरीदना चाहता है तो इच्छा तो सबकी होती है कार में बैठकर जाए और कार खरीदे, लेकिन उसके पास जब साधन नहीं है तो वो कहाँ से खरीदेगा।
तो इसलिए जब तक उसके पास उतने साधन नहीं आएंगे, जब तक वो मांग नहीं बनेगी। हाँ, यदि साधन भी हो जाए और साधन वो खर्च करना ना चाहे तब भी मांग नहीं बनेगी। तो इसलिए तीसरा है कि व्यय करने की तत्परता। तो तीसरा तत्व ये है कि उसे साधनों को व्यय करने की तत्परता हो। एक मनुष्य के पास पैसे हैं और वो गाड़ी पर भी चलने की इच्छा रखता है, लेकिन उसे आवश्यकता नहीं है, और जब उसकी इच्छा आवश्यकता बनेगी और उस आवश्यकता के बाद जब वो गाड़ी खरीदने के लिए साधन जुटा लेगा और उन साधनों को व्यय करने के लिए तत्पर हो जाएगा, तब वो इच्छा जो है वो प्रभावपूर्ण इच्छा बन जाएगी और उसी इच्छा को हम मांग कहते हैं। यानी कि ये पेंस और पहले जो तरीके के वैज्ञानिक हैं जो प्रभावपूर्ण इच्छा के संदर्भ में जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, उसके संदर्भ में ये मांग के तत्व होते हैं। और ये मांग प्रभावपूर्ण मांग ही एक प्रभावपूर्ण इच्छा ही मांग कहलाती है। अगला है मांग मूल्य के संदर्भ में। अब यहाँ पर है कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होता है। यानी कि यहाँ पर एक कीमत और मात्रा का संबंध होता है, जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि किसी वस्तु की मांग जो है वो किस पर है। एक तत्व है कीमत और मात्रा, यानी कितनी कीमत पर कितनी मात्रा खरीदी जाएगी। तो इसमें से तीन तत्व निकल कर आते हैं। एक तो है कीमत और दूसरा है मात्रा, उस कीमत पर मात्रा। तो इस पर जो मात्रा और कीमत का जो संबंध है उसे जो है वो मांग कहते हैं। यानी कि कितनी मात्रा खरीदेगा किस कीमत पर, और जैसे जैसे कीमत बदलेगी तो मात्रा बदलेगी, तो उसे जो है हम मांग कहते हैं। ये परिभाषा जो है वो प्रोफेसर बाग ने दी है, क्योंकि प्रोफेसर बाग ने कहा था कि किसी वस्तु की मांग उसकी कीमत और उस मात्रा का संबंध होता है जो कीमत विशेष पर खरीदी जाएगी। एक विशेष कीमत पर और एक विशेष मात्रा को जब कोई व्यक्ति खरीदने की इच्छा जाहिर करता है तो उसे जो है वो मांग कहते हैं। और अगला मेयर्स ने जो तीसरे तरीके की दिया है, तो इसमें कीमत और समय दोनों को शामिल कर लिया है। तो किसी वस्तु की मांग उन मात्राओं की तालिका होती है। यहाँ पर क्या दिया है कि उन मात्राओं की तालिका, इन्होंने शब्द जोड़ दिया है कि उन मात्राओं की तालिका होती है जिनके क्रेता समय विशेष पर सभी संभव मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार होते हैं। यानी कि कोई खरीदार है क्रेता, तो समय विशेष पर और सभी संभव मूल्यों पर, जो भी संभव मूल्य है उन मूल्यों पर खरीदने के लिए तैयार है, तो उसे हम मांग कहते हैं। और यहाँ पर जो निकल कर आया है, तो एक तो है कि इच्छा होनी चाहिए, किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए, फिर उस वस्तु को खरीदने के लिए साधन होने चाहिए और साधनों को व्यय करने की तत्परता होनी चाहिए, और फिर कीमत विशेष पर कितनी वस्तु खरीदी जाएगी ये होना चाहिए, और किस समय विशेष में खरीदी जाएगी ये भी निश्चित होना चाहिए, तब ये जो है वो मांग कहलाएगी। तो इस परिभाषा से सभी तत्व यहाँ पर आ जाते हैं, जितने भी तत्व हैं वो सब तत्व इसमें समा जाते हैं। तो यही 5 तत्व मिलकर हमारा मांग फलन भी बनाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं मांग फलन क्या होता है। तो प्रोफेसर वाटसन ने कहा था कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर किसी वस्तु का मांग फलन उस वस्तु की खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं, खरीदी जा सकने वाली विभिन्न मात्राओं तथा उन मात्राओं को निर्धारित करने वाले तत्वों के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। यानी मांग फलन क्या बताता है कि एक वस्तु है और उस वस्तु को विभिन्न मात्राओं को निर्धारित करने वाले जो तत्व होते हैं, यानी कि वो वस्तु कितनी खरीदी जाएगी, तो उस वस्तु को, मात्रा को
प्रभावित करने वाले जो भी तत्व होते हैं उन तत्वों को मांग फलन कहते हैं। तो यहाँ पर मांग पर लिख लिया है हमने, यानी कि डिमांड है, और डिमांड क्या है, ये फलन है, यानी कि ये एफ से जो है वो फलन यानी कि फंक्शन है। किसका फंक्शन है, पी यानी कि प्राइस का, ये प्री मतलब है प्राइस कीमत, कीमत का, और बाई मतलब है आय का यानी कि उपभोक्ता की आय का, और पी आर का मतलब है जो उससे संबंधित वस्तुएं हैं उनकी कीमत का, यानी कि संबंधित वस्तुओं की कीमत का, और एन जो है वो है संख्या यानी कि जनसंख्या का, जनसंख्या का, और टाइम जो है वो रुचि का है, यानी कि किस रुचि में टी से जो है वो रुचि को व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों इस तरह से यदि जो डिमांड है वो इन सभी का फलन है, यानी कि इन सब का फंक्शन है, यानी कि किसी वस्तु की कितनी मात्रा खरीदी जाएगी ये निर्भर करेगा किसी भी की कीमत पर, यानी कि उसकी कीमत क्या है, फिर उपभोक्ता की आय क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत क्या है, और जनसंख्या क्या है। ये जनसंख्या बढ़ रही है तो वस्तु की जो मांग है वो भी बढ़ेगी, और रुचि क्या है, ये जो उपभोक्ता की रुचि बदल जाती है टाइम टाइम पर तो भी उस वस्तु की मांग में फर्क पड़ेगा, तो मांग कम और ज्यादा होती रहेगी। तो ये मांग है। तो अब हम देखते हैं कि मांग के प्रकार कितने हैं और क्या होती हैं। तो दोस्तों मांग के प्रकार भी यहाँ पर हमने 3 लिख लिए हैं। तो 3 प्रकार हैं। तो 3 प्रकार में ये है कि मूल्य या कीमत मांग। जैसे जैसे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी मांग कम होगी। तो यहाँ पर हम इसे एक इस तरीके से डायग्राम से बना सकते हैं। तो इस पर हम कीमत लिख लें, यानी कि ये x और y है तो y x पर कीमत, और यहाँ पर वस्तु की मात्रा, वस्तु की मात्रा, और ये हमारा जो है वो dd यानी कि मांग वक्र है। तो ये मांग वक्र ये बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत इतनी है तो उसकी इतनी वस्तुएं मांगी जाएंगी, और यदि इसकी ये कीमत जो है वो नीचे आ जाएगी तो इसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी, और यदि कीमत बढ़ जाएगी तो मांग कम हो जाएगी, यानी कम मात्रा मांगी जाएगी अधिक कीमत पर, और कम कीमत पर अधिक मात्रा मांगी जाएगी। तो दोस्तों अगला है आय मांग, यानी इनकम डिमांड। अब उपभोक्ता की जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे उसे वस्तुओं में भी फर्क पड़ता है, यानी कि वस्तुओं की जो वो मांग करता है उसका भी फर्क पड़ता है। तो इसमें 2 तरीके की वस्तुएं होती हैं, सामान्य और उत्तम वस्तुएं। यानी जो सामान्य वस्तुएं हैं उनके जब उपभोक्ता की जो आय बढ़ेगी तो उसका जो है वो मांग भी बढ़ती जाएगी, यानी कि यहाँ पर है आय और यहाँ पर मांग, ये जो है वो x अक्ष और ये y अक्ष। तो अब जैसे जैसे वस्तु उपभोक्ता की मांग बढ़ेगी वैसे वैसे, जैसे जैसे उपभोक्ता की आय बढ़ेगी वैसे वैसे वस्तु की मांग भी बढ़ती चली जाएगी, और ये जो है वो dd यानी कि मांग वक्र ऊपर के लिए उठता हुआ होगा। और इस वक्र को बताया था एंजिल महोदय ने, तो इसलिए इसे एंजिल वक्र भी कहा जाता है। और ये एंजिल वक्र हर कंपटीशन की परीक्षाओं में जहां पर अर्थशास्त्र से कोई सवाल पूछा जाता है तो ये बहुत अधिक पूछा जाता है कि एंजिल वक्र किसे कहते हैं। तो दोस्तों एंजिल वक्र किसे कहते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जैसे जैसे किसी व्यक्ति की आय बढ़ेगी, यानी उपभोक्ता की जैसे आय में वृद्धि होगी वैसे ही उसकी मांग में भी वृद्धि होगी। इस वक्र को एंजिल वक्र कहते हैं। तो ये सामान्य वस्तुएं और उत्तम वस्तुओं पर लागू होता है। वहीं हीन वस्तुएं यानी कि घटिया वस्तुएं भी होती हैं। तो इन वस्तुओं को गिफिन महोदय ने बताया था, तो इसलिए इसका जो वक्र बनता है उसे गिफिन वक्र के
नाम से जाना जाता है। यानी कि जैसे जैसे आय बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी मांग जो है वो कम हो जाएगी। यानी कि आय बढ़ेगी और मांग कम हो जाएगी, मांग वक्र नीचे के लिए होगा। तो इसमें जो है वो हीन वस्तुएं यानी कि घटिया वस्तुएं आती हैं, जैसे कि डालडा का घी होता है। तो डालडा घी और टेलीकाट का कपड़ा जो है, पॉलिस्टर और टेलीकाट का कपड़ा, ये जो है हीन वस्तुएं हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य की आय बढ़ेगी तो वो सूती कपड़े की मांग करेगा और देसी घी की मांग करेगा और डालडा घी की मांग जो है वो कम कर देगा। हाँ, अगर वस्तु मनुष्य की आय कम होगी तो वो डालडा घी से भी काम चलाएगा, वैसे ही वो कपड़े में भी जो है वो पॉलिस्टर और टेलीकाट के कपड़े से काम चलाएगा। जब उसकी आय बढ़ेगी तो वो टेलीकाट के कपड़े पहनना बंद कर देगा और सूती की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए ये हीन वस्तुएं हैं, इनकी मांग कम हो जाती है। जैसे कि आज के दौर में डालडा घी की मांग बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि हमारे उपभोक्ताओं की आय में जो कुछ वृद्धि हुई है, इसलिए डालडा घी की मांग में जो है वो कमी हुई और अन्य जो है वो तेलों की मांग वृद्धि हुई है और देसी घी की मांग में भी वृद्धि हुई है। इसलिए देसी घी का दाम बहुत ऊपर चला गया है और उस मुकाबले डालडा घी का दाम नहीं बढ़ पाया है। तो दोस्तों, आगे तीसरा प्रकार होता है आड़ी और तिरछी मांग यानी क्रॉस डिमांड। तो क्रॉस डिमांड में जो वस्तुएं हैं वो तीन प्रकार की होती हैं, यानी कि स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं और स्वतंत्र वस्तुएं। यानी कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो कि एक की जगह पर दूसरी का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन वस्तुओं को स्थानापन्न वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि आप अगर बुखार उतारने के लिए क्रोसिन लेते हैं तो क्रोसिन अगर ना मिले तो आप कॉम्बिफ्लाम भी ले सकते हैं। यानी कि जो दवाई पैरासीटामोल जिस कंपनी की भी होगी उसे आप ले सकते हैं। तो यदि जैसे आटा है और बेसन, दोनों आटा बेसन और आटे में यदि बेसन का दाम कम हो जाएगा तो लोग जो है वो आटा ना खाकर बेसन खाना शुरू कर देंगे, और यदि आटे का दाम बहुत अधिक बढ़ेगा और बेसन के मुकाबले पहुंच जाएगा बेसन से कुछ नीचे, जब भी जो है लोग बेसन की तरफ भागेंगे। लेकिन यदि इनमें डिफरेंट रहेगा तो इनकी जो है वो मांग में अलग अलग अंतर रहेगा। तो कुछ वस्तुएं जो है वो स्थानापन्न होती हैं कि यानी कि एक के स्थान पर दूसरी इस्तेमाल की जा सकती है। तो स्थानापन्न वस्तुओं की मांग में यदि एक वस्तु की मांग बढ़ती है तो दूसरी वस्तु की, यदि एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसलिए इसे तिरछी मांग भी कहते हैं। यानी कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ा, ऊपर गया, तो स्थानापन्न वस्तु अगर दूसरी है तो उसकी मांग जो है वो बढ़ने लगेगी। जैसे चाय और कॉफी, यदि चाय का दाम ऊंचा हो जाए तो लोग कॉफी की मांग करना शुरू कर देंगे। ऐसे ही पूरक वस्तुएं होती हैं जो कि एक साथ प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि स्कूटर, मोटरसाइकिल और पेट्रोल। यदि मोटरसाइकिल की मांग होगी यानी कि स्कूटर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो पेट्रोल की भी मांग बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यदि मोटरसाइकिल की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाए और उसकी मांग कम हो जाए तो पेट्रोल की मांग भी कम हो जाएगी। यदि पेट्रोल के दाम बहुत अधिक हो जाए तो मोटरसाइकिल की मांग कम हो जाएगी। तो इस तरह से ये जो है वो पूरक वस्तुएं होती हैं। तो इन पूरक वस्तुओं में जैसे कि हम लिखते हैं कलम और स्याही, दोनों पूरक वस्तुएं हैं। यदि स्याही के दाम बढ़ेंगे तो कलम की डिमांड भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो पूरक वस्तुएं हैं उनकी मांगे होती हैं। और कुछ स्वतंत्र वस्तुएं हैं जैसे कि साग सब्जी और किताबें। तो सब्जी के दाम कितने भी बढ़े, किताबों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्वतंत्र वस्तुएं होती हैं, यानी कि जिनका कोई दूसरी वस्तुओं से संबंध नहीं होता है, उन्हें स्वतंत्र वस्तुएं कहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि मांग किसे कहते हैं और मांग फलन क्या है और मांग के प्रकार क्या है। अगले वीडियो में हम
मांग तालिका, मांग का नियम और मांग की लोच की विस्तृत व्याख्या और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो तब तक के लिए यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला वीडियो आपको यथाशीघ्र मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर।